संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और इनवाइट करेंगे मोनिका अरोड़ा आंटी को। मोनिका आंटी प्लीज आएं और सत्संग की शुरुआत करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के हुक्म से बड़े मंदिर के जूम प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करने का मौका मिले, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने सोनिया नरूला आंटी और विक्रम अंकल को मुझे यहाँ तक पहुंचाने का जरिया बनाया, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना। बिफोर आई स्टार्ट माई जर्नी, शेयर माई जर्नी विद गुरु जी, मैं बताना चाहूंगी कि बचपन से ही मैं शिव भक्त हूँ और गुरुद्वारे भी बहुत जाया करती थी। और ये सब कुछ ऐसे हुआ कि मेरी मम्मा जो है वो शिव भक्त है, तो शिव जी से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स वो लाया करती थी, मैं भी साथ साथ पढ़ा करती थी। तो बचपन से ही शिव शिव जी की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव था। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था कि इंसान को लोग भगवान बना के कैसे पूज लेते हैं। देखती थी बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज, लोग बहुत ज्यादा जाते थे, मानते थे, भगवान का दर्जा देते थे। तो दिमाग में हमेशा यही रहता था कि पता नहीं इंसान को भगवान कैसे बना लेते हैं। थोड़ा रिजिड माइंडसेट था, प्रैक्टिकल माइंडसेट, स्पिरिचुअल तो थी, शिव भक्त थी, लेकिन ये थॉट हमेशा दिमाग में था कि इंसान को भगवान नहीं बनाया जा सकता। अब मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी गुरु जी के साथ, गुरु जी की आज्ञा से, और प्रे करती हूँ जितनी ब्यूटीफुल जर्नी गुरु जी ने दी है उसे उतनी ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाऊं। कोई गलती हो जाए तो गुरु जी माफ करना। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, बहुत सालों से जॉब करती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं। मई 2010 की बात है, मेरा दूसरा बेटा बॉर्न हुआ था और मैं मेटर्निटी लीव पे चल रही थी। वो लगभग 4-5 महीने का था और 4-5 महीने से मैं घर पे थी। पोस्ट प्रेगनेंसी एंजाइटी, डिप्रेशन कह लें या फिर अ, थोड़ा सा मूड स्विंग्स कह लें, तो मैं थोड़ा बहुत परेशान रहती थी। चीजें वैसे ही चल रही थी, वर्ल्डली प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं लाइफ में, कुछ फैमिली में चलता रहता है, सब चल रहा था। बट मूड स्विंग्स होते थे, एंग्जाइटी होती थी, बाहर जाने का मन करता था, ऐसे लगता था कि घर में बच्चों के साथ सिर्फ बाउंड होके रह रही हूँ। एक दिन एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, वो आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि एक गेट टुगेदर है, मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, हम लोग लंच में मिल रहे हैं, क्या तुम साथ चलोगी? तो मैंने उनको बोला मैं क्या करूंगी, मैं आपको जानती हूँ, आपकी फ्रेंड्स को नहीं जानती, मैं बोर हो जाऊंगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे जानती हो, मेरी फ्रेंड्स अच्छी हैं, बोर नहीं होगी, थोड़ा रूटीन से बाहर निकलोगी, चलो, अच्छा लगेगा तुम्हें। उन्होंने इतना इंसिस्ट किया तो मैंने अपने अंकल को रिक्वेस्ट किया कि आप आज बच्चों का ध्यान रखें, मैं जरा 1-2 घंटे के लिए होके आती हूँ। हम लोग एक जगह पे मिले, वहां पे लंच का प्रोग्राम था। पहली लंबा सा टेबल था, पहली चेयर पे ऑलमोस्ट मैं बैठी थी, तो 6th चेयर पे एक आंटी बैठी थी, सो डिस्टेंस काफी था हमारे बीच में। उनके अक्रॉस एक आंटी बैठी थी और वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रही थी। इतनी दूर होने के बावजूद भी और शोर होने के बावजूद भी मैं उन दोनों की बातें बहुत क्लियरली ओवरहियर कर पा रही थी। तो वो दो आंटी कुछ ऐसा बात कर रही थी कि छतरपुर के थोड़ा आगे जाके एक मंदिर है, और मंदिर में मंडे को समोसा और लड्डू का प्रसाद मिलता है, इंटरनेशनल लेवल की साफ सफाई है, बहुत पीसफुल जगह है, अच्छा लगता है जाके, तो चलो मंडे को कुछ प्रोग्राम बनाते हैं, आपको लेके चलती हूँ। तो वो दो आंटी आपस में एक दूसरे से बात कर रही थी और मेरा उस कॉन्वर्सेशन में कोई लेना देना नहीं था। मुझे लगा मैंने वो सिर्फ एक ओवरहियर किया, मुझे कुछ समझ भी नहीं आया और मैं अपना लंच करके घर चली गई। उसी वीक में 2-4 दिन के बाद मेरी मेरी सिस्टर से फोन पे बात हुई। तो फोन पे जब मैं उससे कुछ जनरल घर की बातें, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे ही बात कर रही थी, तो अचानक से उसने कहा तू मुझे ना छतरपुर में मिल, मैं तुझे एक गुरु जी के आश्रम लेके जाऊंगी, तुझे बहुत अच्छा लगेगा, इट्स इट्स अ पीसफुल प्लेस और तुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, तू शिव भक्त है। ऑब्वियसली मुझे इसीलिए ही इंसिस्ट कर रही थी कि उसको एक कनेक्ट समझ में आ रहा था कि शायद मैं उसके साथ चली जाऊंगी और वहां तुझे अच्छा लगेगा, तू चल, सब प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं लाइफ में, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने 3 लाइनें और ऐड करी कि वहां मंडे को समोसा प्रसाद मिलता है और लड्डू प्रसाद मिलते हैं,
इंटरनेशनल लेवल की सफाई है और बहुत पीस है। अब ये बातें मुझे कुछ सुनी ही लगी। अचानक से मैंने रिकॉल किया कि मुझे सुना सुना लग रहा है। रियलाइज किया कि उस दिन लंच पे गई थी तो दो आंटियां बात कर रही थी। तो अचानक से मैंने अपनी सिस्टर को शेयर किया कि ये बातें मैंने किसी और को भी बात करते सुना था। तो वो हंसने लगी और बताने लगी कि गुरुजी के साथ ऐसा ही होता है, अगर गुरुजी को किसी को बुलाना है तो वो इसी तरह मैसेज पहुंचाते हैं। तो अब तो तेरा जाना बनता है, एक बार वहां पे जरूर जाओ। उसी वीक 10 डेज में हमारा मंडे को छतरपुर पे मिलने का प्रोग्राम बना और वहां से वो मुझे बड़े मंदिर लेके गई। पहली बार बड़े मंदिर गई थी और जो कनेक्ट समझ में आया, पीसफुल लगा, बहुत वाइब्स बहुत अच्छी थी, बहुत पॉजिटिव, एक डिवाइन फीलिंग थी जो ज्यादा समझ तो नहीं आ रही थी, बस ये था कि शिव मंदिर है, शिव मंदिर में आई हूँ। और बैठी, हॉल में बैठी, बैठ के अचानक से पता नहीं वहां गुरु जी के स्वरूप देखे बट कोई कनेक्ट नहीं था, कुछ कनेक्ट कर ही नहीं पाई। रादर सामने शिव मूर्ति के सामने बैठ के बस आंखें बंद करके बैठी रही। अचानक से दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी प्रॉब्लम्स घूमने लगी और वहां पे बैठ के मैं इतना रोई, आधा घंटा मैं वहां पे रोती रही और रोते रोते बाहर आई। प्रसाद लिया, समोसा प्रसाद खाया, लड्डू प्रसाद खाया, चाय प्रसाद लिया, बाहर आ गई। बाहर आने के बाद जो फीलिंग थी वो बहुत ऐसे थी कि जैसे फूल जैसा हल्का फील कर रही थी, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी फीलिंग के साथ मैं घर वापस आ गई और सच में कोई कनेक्ट नहीं गुरु जी से। वापस आई, फिर अगला मंडे आया, फिर मेरा जाने का मन हुआ। पता नहीं क्या मैग्नेटिक अट्रैक्शन था उस तरफ, क्या था, पीसफुल लगता था, वाइब्स अच्छी थी। ऑलमोस्ट हर मंडे ही वहां जाने लगी। 4-5 मंडे बीतने के बाद अचानक से मुझे अपनी जॉब पे वापस ज्वाइन करना था। मैंने जॉब वापस ज्वाइन कर ली। उस महीने में मैं बड़े मंदिर नहीं जा पाई, पर वो एक प्रोसेस बन गया था कि जब भी मंडे को जाना, और मंडे ही जाती थी, मंडे को जाना, हॉल में बैठना, आधा घंटा, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम्स आ जाती थी दिमाग में, होती भी नहीं थी, बहुत पुरानी पुरानी बातें आती थी दिमाग में और रोना निकलता जाता था। रोती थी, बाहर आती थी, घर आ जाती थी, अच्छा लगता था, फिर अगले हफ्ते चली जाती थी। ये प्रोसेस चलता रहा। ऐसे लगा कि आज सोचती हूँ तो लगता है कि गुरुजी ने काम करना शुरू कर दिया था। बहुत क्लेंजिंग हो रही थी उस वक्त, बहुत हीलिंग हो रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो रही थी, शायद एटीट्यूड बदल रहा था, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही थी। तो जब वापस जॉब ज्वाइन कर ली तो मंडे को टाइम नहीं मिला और उस मंथ में मैं नहीं जा पाई। विद इन 1.5 मंथ मेरा बेटा नहीं संभल रहा था और मुझे वहां से जॉब छोड़ना पड़ा। जॉब छोड़ के मैं फिर घर पे, फिर वही रूटीन बच्चों के साथ, फिर वही थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा डिप्रेशन, थोड़ी सी स्ट्रेस, ये सब चलने लगा। उसी बीच में फिर मैंने मंडे के मंडे वापस से गुरुजी के आश्रम जाना शुरू कर दिया। तब तक भी मैं जय गुरु जी बोलती थी। मैं वहां पे बहुत सारी, उस वक्त इतनी बहुत भीड़ नहीं होती थी बड़े मंदिर में, पेड़ के पीछे संगत बैठी होती थी, बहुत सारे अंकल आंटी अपने सत्संग शेयर कर रहे होते थे, सत्संग सुनते थे, बहुत सारी बातें रिलेटेबल लगती थी, सुनते थे, वापस आ जाते थे। ये नहीं पता था कि कौन सा सत्संग हमसे रिलेट कर रहा है या वो हमें क्या अफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत टाइम तक चलता रहा और सही मायने में कहूँ तो ये लगभग 2 साल तक चलता रहा। और 2 साल तक जो मेरा दिमाग था, दिल तो कहता था कि हाँ कुछ और है, कुछ बात है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस आना शुरू हुआ था, बट फुली सरेंडर नहीं कर पा रही थी। दिमाग अलाउ नहीं कर रहा था उस चीज को। दिल कुछ कुछ कहता था कि नहीं, गुरुजी हैं, कुछ तो है, इतनी इतने लोग आते हैं, इतना कुछ यहाँ देखते हैं, इतने सत्संग शेयर होते हैं, कोई तो बात होगी। पर दिमाग उस लेवल से अलाउ नहीं करता था। ऐसे ही ये सिलसिला 2 साल चलता रहा। 2 साल बिना किसी कनेक्शन को फील किए गुरुजी के साथ जाती रही, जाना नहीं छोड़ा। अचानक से, और इस दौरान में मेरी सोनिया नरूला आंटी से भी मुलाकात हुई। हम मॉर्निंग वॉक्स पे मिला करते थे। तो वो जब उन्हें पता लगा कि मैं गुरुजी के आश्रम होके आई हूँ तो उन्होंने बातों बातों में, हम जनरल बातें करते थे, तो उन्होंने
गुरुजी के साथ अपनी जर्नी भी बहुत बार बहुत सारे सत्संग शेयर किए, बट ऐसा कोई बहुत असर नहीं था मेरे पे। अच्छा लगता था सुन के, पर वो जो कनेक्ट वो फील करती थी वो शायद मैं नहीं कर पाती थी उस लेवल से। पर अच्छा लगता था सुन के कि हाँ गुरुजी के बारे में बात कर रही है। कोई सत्संग ऐसा होता था जो रिलेटेबल भी लगता था, बट ऐसा उसके आगे कुछ नहीं। गए, बात करी और वापस आ गए। अब ये लगभग 2 साल के बाद 2013 में लगभग एक बार रात को सपने में गुरुजी आए। तब तक मुझे थोड़ा बहुत गुरुजी के बारे में, संगत से, सत्संग में लोग जो सत्संग शेयर करते थे उसमें गुरुजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो चुकी थी। पता था कि ड्रीम्स जैसी कोई चीज नहीं होती, गुरुजी खुद मिलने आते हैं। पर कहीं ना कहीं उनका मेरे ड्रीम में आना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि मुझे तो पता था कि मेरी उनके साथ कनेक्शन उतनी नहीं है, तो वो मेरे सपने में क्यों आएंगे। ड्रीम में वो आए और बहुत बड़ी सी एक जगह है, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, एक जलसा सा हो रहा है। बहुत ऊंचे लेवल पे एक गद्दी लगी हुई है, बहुत भीड़ है, बट मैं बहुत कंफर्टेबली खड़ी हूँ। बहुत डिस्टेंस भी है, बहुत नीचे खड़ी हूँ, गुरुजी की गद्दी बहुत ऊपर है। और आसपास एक दो आंटियां खड़ी हुई बोल रही हैं कि वो आने वाले हैं, तुम्हें जो भी उनसे पूछना है पूछ दो, वो सब जवाब देंगे। और मैं सिर हिला रही हूँ कि ओके, पूछ लूंगी। उतनी ही देर में मैं नजर ऊपर करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि गुरुजी बैठे हैं गद्दी पे। जय गुरु जी। तो गद्दी पे जब गुरुजी को देखती हूँ तो वो डिस्टेंस जितना है मेरा उनसे, वो सब अचानक से मुझे कुछ सब खत्म हुआ हुआ नजर आता है और मुझे लगता है मैं अकेली खड़ी हूँ और वो अकेले मेरे सामने हैं। और ये वर्ड्स में बात नहीं होती है, एक मैसेज एक्सचेंज होता है गुरुजी से। तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आपको मैंने क्या बताना है, आपको मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कि क्या है। और वो मैं उस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपना प्रेजेंट भी फुली इंजॉय नहीं कर पाती, कि वो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो प्रॉब्लम हमेशा ही रहती है। और वो कुछ एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो अभी भी है। उस वक्त तो दिन रात बस दिमाग में वही आती थी। तो मैंने उनको ये कहा कि गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, आपको तो सब पता है, आप तो जान ही जान हो, आपको मैंने क्या बताना है, आपको मेरी प्रॉब्लम पता है। तो आगे से मैसेज रिसीव होता है कि छड़ ओदा कुछ नहीं होना, ओनू छड़ दे। और मेरी नींद खुल जाती है। अब सुबह नेक्स्ट डे के बाद मुझे वो फीलिंग होती है कि वाकई उस प्रॉब्लम का कुछ नहीं होना और मुझे बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ब्यूटीफुली गुरुजी ने मेरे को अपनी एक प्रॉब्लम सरेंडर करवा ली। और वो जो सरेंडर प्रॉब्लम हुई, धीरे धीरे मैंने रियलाइज किया एवरी डे उसके बारे में सोच कम होती जाती चली गई। मैं जितना सोचती थी उससे कम वो मेरे बैक ऑफ द माइंड रहता था। अभी एक हफ्ता या 8-9 दिन बीच में और निकले होंगे, तो गुरुजी फिर ड्रीम में आए। अब जब वो ड्रीम में आए तो वो एक स्टेयर केस है, उसके नीचे, उसके पास बैठे हैं नीचे बिल्कुल। और ऐसी फीलिंग है कि ऊपर मेरा घर है और नीचे वो बैठे हैं। और वहां पे कोई एक अंकल खड़े हैं जिनको मैं नहीं जानती। तो मैं जैसे ही देखती हूँ गुरुजी, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप यहाँ क्या कर रहे हो, आओ ऊपर आओ ना, जैसे कि कोई जानने वाला मिल गया होता है। और मैं उनके पैर छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती हूँ, तो मैं वो जैसे ही हाथ बढ़ाती हूँ तो वो मेरा हाथ पकड़ के रोक देते हैं कि पैर नहीं छूने। और उसके बाद वो सिर्फ इतना कहते हैं, मतलब मुंह से वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, बट वो उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि मैं यही हूँ आस पास, पहले मैं इनके घर जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारे घर। और इतना कह के तभी मेरा सपना खत्म हो जाता है। सुबह का टाइम है, 6 बजे नींद खुलती है तो रियलाइज होता है कि किसी ने हाथ पकड़ा था। हाथ में वो एक फीलिंग कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ के वाकई ही हटाया था। और कहीं ना कहीं बहुत ही स्केर्ड, कि लोग कहते हैं गुरुजी सपने में सालों साल में एक बार किसी के आते हैं, और यहाँ तो 8-10 दिन में 2 बार हो गया। ये तो अब डर लग रहा है। ब्लेसिंग फिर भी समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि कनेक्शन था,
सरेंडर हुआ था, बट वो डे बाय डे वो सरेंडर इंक्रीज हो रहा था, लेवल ऑफ सरेंडर एक्सेप्टेंस इंक्रीज हो रहा था, बट अभी भी 100% समझ नहीं पाती थी चीजों को। तो अगले उसी दिन ही मॉर्निंग में सोनिया आंटी को कॉल किया और कहा, आंटी आपसे एक बात शेयर करनी है, ऐसे ऐसे ऑलमोस्ट वीक 10 डेज पहले अपने में गुरुजी आए थे और ये हुआ। तो उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, सपने जैसी कोई चीज नहीं होती, वो खुद मिलने आते हैं, यू आर ब्लेस्ड। मैंने कहा आंटी वो तो ठीक है, पर आज वो दोबारा आए थे सपने में। तो वो फिर हंसने लगी मेरे पे और बोली, आप डर क्यों रहे हो, यू आर रियली रियली ब्लेस्ड, वो ऐसे ही सपने में नहीं आते, आप शुक्राना करो इस चीज का कि वो आपके सपने में आए। वहां से मैं मानती हूँ कि मेरी बहुत एक ब्यूटीफुल जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हो गई, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस, वो पेशेंस, वो थोड़ी सरेंडर वाली फीलिंग, वो थोड़ा सा ग्रेटफुल होना समझ में आने लगा। लेकिन इंसान है, एकदम से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, आपकी अपनी कुछ हैबिट्स होती हैं जो अपने एक आप आपकी एक पर्सनालिटी होती है। तो लगभग लगभग 2013 में ये हुआ और मंदिर जाना जारी रहा। अब 2014 में लगभग लगभग मुझे लगा कि अब मुझे वापस जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे लगभग 4 साल हो चुके थे जॉब छोड़े हुए, और मेरा मन था कि अब मुझे वापस जॉब पे जाना चाहिए, बच्चा भी बड़ा हो गया है और मेरा टाइम आ गया है। डेस्पिरेशन कह सकते हैं उस टाइम शुरू हो गया था, बिकॉज एक आउटगोइंग पर्सनालिटी, घर में रह रही हूँ, एक सफोकेशन सा भी कभी कभी लगता था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे अपना जॉब पे वापस जाना है। तो यहाँ पे ये सत्संग जो मैं शेयर कर रही हूँ, ये सत्संग इस बारे में है कि मंगो नहीं मन्नो। यहाँ पे मेरा एक इंटरव्यू होता है और उस इंटरव्यू पे बहुत अच्छा जाता है और ऑलमोस्ट उसमें मैं शॉर्टलिस्ट हो जाती हूँ। उस कंपनी के बारे में मुझे बहुत अच्छा फीडबैक नहीं होता है, लेकिन क्योंकि मैं डेस्परेट हो चुकी थी जॉब करने के लिए और मुझे लगता था कि नहीं, मुझे जॉब कर ही लेनी चाहिए, तो बस सुबह जोत जलाऊं, गुरु जी के आगे तो बोलूं, गुरु जी बस जॉब लगता है मेरी। धीरे धीरे वो डेस्पिरेशन इतना हो गया कि सुबह शाम जब भी जोत जलाऊं तो कहूं यही हो जाए जहाँ इंटरव्यू हुआ है। और वो जगह शायद मेरे लिए ठीक थी नहीं, और ये बात में मुझे समझ नहीं आ रही थी। गुरु जी ने अपना टाइम लिया, 2-3 महीने निकल गए, मैं सुबह शाम वही एक ही अरदास करे जा रही हूँ कि गुरु जी यहीं लगवा दो जॉब, यहीं पे हो जाए। अब जैसे गुरु जी ऐसे ही नहीं है, वो एक टीचर है, वो बहुत कुछ सिखाते हैं, वो हमें वो ब्लेसिंग लेना सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि मांगने से कुछ नहीं होगा, जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ वो मच बेटर है। तो जैसे एक फादर बच्चे की जिद के आगे, या एक मदर बच्चे की जिद के आगे कह देता ना कि ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन चलो लो, ले ही लो, कर कर देखो, एक्सपीरियंस अपने आप समझ में आएगा। तो मेरे साथ कुछ वैसी ही सिचुएशन हुई। जिस कंपनी के बारे में मैं गुरु जी को रोज अरदास कर रही थी, वहां से मुझे कॉल आया और मेरी वहां पे जॉब स्टार्ट हो गई। शुरू के 1-2 महीने बहुत अच्छे जाते रहे, एक अच्छी सीनियर पोजीशन पे जॉब थी, 4 साल के सबैटिकल के बाद जॉब थी, तो बहुत इजी नहीं था, मुझे कम से कम वहां पे 1-2 साल जॉब करना चाहिए था, और उससे पहले छोड़ूंगी तो मुझे खुद को डिफिकल्ट था उस चीज को जस्टिफाई करना। 2 महीने ठीक निकले, थर्ड मंथ से वहां पे कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हुई, कल्चर वहां का कुछ ठीक नहीं था, और वहां पे किसी की कोई एक ट्रांसफर होके आए थे जो कि जिनको मेरा बॉस बना दिया था। अब वो कुछ मेरे से कॉम्प्लेक्स थे, उनको वो बहुत पुराने थे सिस्टम में, और उनको पता नहीं मुझसे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, और वो मुझे छोटी छोटी बातों के लिए साइन नहीं करना डॉक्यूमेंट्स, कुछ कुछ करके जैसे तंग करने लगे। अब मेरा रोज का ये रूटीन हो गया कि मैं शाम को कार में बैठूं और मैं रोना शुरू करूं कि कहाँ फंस गई। हर रोज जाऊं ये सोच के कि इतनी सीनियर पोजीशन ऐसे छोड़ूंगी, तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि मैं ही गलत हूँ। 4 साल के सबैटिकल के बाद कहीं जॉब ज्वाइन करा और अब यहाँ से
छोड़ना चाहती हूँ। ये सोच के 1 आध महीना और करी। उसके बाद मेरी सारी पेशेंस की लिमिट खत्म हो गई। गुरुजी के आगे हाथ जोड़ दिए, गुरुजी यहाँ से निकाल दो, अब मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। बस इतना अरदास करने की देर थी। विद इन दैट मंथ गुरुजी ने एक प्लेटर में सजाकर, जैसे होता है, एक जॉब मेरे आगे लाके रख। मैं कहीं पे मीटिंग के लिए गई, वहां पे उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दिया, जबकि मैं वहां सिर्फ किसी और काम के सिलसिले में गई थी। और वो मुझे जॉब ऑफर कर रहे हैं और मैं उनको कह रही हूँ ना ना, मुझे इस इंडस्ट्री का कुछ नहीं पता, मुझे यहाँ जॉब नहीं करनी। वो मुझे फोन पे फोन करके बार बार आने को कह रहे हैं। मैं करंट जगह पे परेशान भी हो रही हूँ, पर समझ नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं ले पा रही। गुरु जी ने हाथ पकड़ के वहां पर जॉब स्टार्ट करवा दी। और शायद वही दिन था, ये लगभग 2015 सितंबर की बात है, जो वहां से गुरु जी के साथ गुरु जी की बातें समझ आई। ये जो हम मांगते हैं चीजें और जो हमारे लिए नहीं होती और वो गुरु जी दे भी देते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट होता है। और इतनी अच्छी तरह से समझ में आई कि उसके बाद मुंह से कभी नहीं निकला कि गुरु जी ये चाहिए। उसके बाद हमेशा मुंह से निकला कि गुरु जी अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो प्लीज, नहीं अच्छा है तो ना ही हो तो अच्छा, कोई बात नहीं। आगे जिंदगी बढ़ी। 2015 में जो जॉब मिली, उसमें शायद वो मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन, मेरी पर्सनालिटी के साथ जाने वाली एक आइडियल जॉब थी। और शायद गुरु जी को मेरी नीड मुझसे ज्यादा पता थी। वो बहुत ही ट्रैवल करने वाली जॉब थी। मुझे महीने में 7 से 8 दिन और कई बार 10-12 दिन भी ट्रैवल करना पड़ता था। जब ट्रैवलिंग शुरू हुई तो साथ ही साथ वो कहते हैं ना, गुरु जी ने अपने सेवक की आप पे राखें, आप ही नाम जपावे, तो उन्होंने मेरा वो इंतजाम भी कर दिया था। क्योंकि मैं ट्रैवल करती थी, 5 घंटे ट्रेन में ट्रैवल करना है, 2-4 घंटे फ्लाइट है, कहीं जाना है। तो बस जैसे ही ट्रैवल शुरू होना, कान में शब्द लग जाने गुरु जी के। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे पता ही नहीं चलता था ट्रैवल कर रही हूँ। डेस्टिनेशन पे पहुंचे, अपना काम किया, फिर ट्रैवल कर रही हूँ, फिर गुरु जी का सत्संग। अपने लिए भी बहुत टाइम मिलने लगा। इवनिंग में काम खत्म करने के बाद, जिसे मी टाइम कहते हैं, वो मिलना शुरू हुआ। आराम, थोड़ा सा रिलैक्स। बच्चों के साथ भी वीडियो कॉल पे कनेक्ट होने लगी। बच्चे बड़े हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। लगभग 3 साल मुझे लगता है गुरुजी ने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी फास्ट ट्रैक पे जिंदगी चलाई, क्योंकि जो प्रोफाइल था वो कुछ ऐसा था जिसमें लर्निंग फास्ट ट्रैक पे चल रही थी, 1:12 की स्पीड से। और साथ ही साथ जो गुरु जी के शब्द चल रहे थे, वो अगला पिछला सारा टाइम कवर हो रहा था मेरा, वो भी फास्ट ट्रैक पे स्पिरिचुअलिटी चल रही थी। बहुत टाइम मैं गुरु जी के साथ स्पेंड कर पा रही थी। और इसके बाद जो हुआ, 2015 से 16 के बीच में सोनिया नरूला आंटी ने अपने घर में एक सत्संग रखा और उन्होंने फोन करा कि आप सत्संग पे आना, इनवाइट किया। और वो पहला सत्संग था जो मैंने अटेंड किया था एज अ सत्संग, गुरु जी का सत्संग। तो वहां गए, सत्संग हुआ। सत्संग के इवनिंग में ही आंटी का फोन आया और आंटी ने कहा कि अब हम आसपास में ही 5-6 फैमिलीज हैं, 5-6 लोग हैं जो गुरु जी के साथ इतने टाइम से जुड़े हुए हैं, पर क्यों नहीं हम महीने में एक बार गुरु जी का सत्संग कर लिया करें। 7-8 लोग हैं, हर महीने एक के घर होगा, तो हमें गुरु जी के साथ हम सत्संग करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा फैमिली कनेक्ट भी अच्छा होगा। तो उन्होंने फोन करके पूछा, क्या आप सत्संग कर पाओगे, क्या आप करोगे ज्वाइन। तो मैंने उनको बोला, आंटी आपको पता है मैं वर्किंग हूँ, वैसे तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, पर एक रिक्वेस्ट है, सेकंड या फोर्थ सैटरडे मेरी छुट्टी होती है, सत्संग करेंगे तो उसी दिन करें, तो मैं तैयार हूँ। आंटी ने आंटी ने रियलाइज किया कि ओ, उन्होंने मुझे फोन कर दिया, क्योंकि सेम नाम से एक और आंटी भी है हमारे ग्रुप में। तो उनको लगा था उन्होंने उनको फोन किया है, तो उन्होंने कहा, ओ मोनिका आंटी, मैंने आपको फोन कर दिया। कोई बात नहीं, अब आपने सैटरडे की रिक्वेस्ट की है
आप पहला फ़ोन मैंने आप ही को किया है, तो हम सैटरडे ही किया करेंगे, मैं सबसे बात करती हूँ और हम शुरू करते हैं। वो एक छोटा-सा गुरु परिवार बना, वहाँ पे जिसे कहते हैं हम अपनी ब्लेसिंग्स शेयर कर पा रहे थे, शुकराना कर पा रहे थे, गुरुजी की रज़ा में रहना आ गया था। और हर सत्संग में कुछ ना कुछ नया खुद में ऐड होता चला जाता था। लगता था कि गुरुजी से जो कहते हैं, जो बात सामने-सामने कर पा रहे हैं। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सिखाया गुरुजी ने, पेशेंस सिखाई, एक्सेप्टेंस सिखाई, शुकराना सिखाया, ब्लेसिंग्स काउंट करना सिखाया। शुकराना है गुरुजी का। अब 2017 में मेरी एक फ्रेंड है जो यूएस रहती है। शी इज़ लाइक माय सिस्टर। तो पता नहीं उनको क्या हुआ कि वो बहुत ज़्यादा मेरे पीछे पड़ गए कि तुम्हें यूएस आना ही आना है 2017 की वेकेशन में, समर वेकेशन में। अब वो इतना पीछे पड़ गई कि मुझे उनको कहना पड़ा कि मैं इतना एक्सपेंसिव ट्रिप एकदम से नहीं प्लान कर सकती एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वर्किंग हूँ, इतनी लंबी छुट्टी, बहुत इश्यूज़ हैं, नहीं हो सकता। और पता नहीं क्यों वो मुझे पुश करती चली गई, क्योंकि शायद कुछ रीज़न था मेरे वहाँ जाने का, जो गुरुजी बना रहे थे। वो बहुत ज़्यादा पुश करती रहीं और मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं था कि मैं डॉक्यूमेंटेशन कर पाती ठीक से वीज़ा के लिए। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं वीज़ा लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं इनको किसी तरीके से मना कर दूँगी, पर वीज़ा अप्लाई करते हैं एटलीस्ट। वीज़ा कौन-सा मिल रहा है, लेट्स ट्राई। तो यूएस वीज़ा जब अप्लाई करना था तो एजेंट के थ्रू ना करके पता नहीं क्यों मुझे लगा कि मैं डॉक्यूमेंटेशन खुद ही कर लूँ। तो ऑलमोस्ट 15-20 डेज़ मुझे लगे, क्योंकि बहुत एग्ज़ॉस्टिव प्रोसेस होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं उसमें। तो उसमें मैं लगी रही, असेसमेंट्स कई काफ़ी कुछ डलना था। तो उसमें जो मेरे अंकल की आईटीआर डलनी थी, बस वो बाकी रह गई थी, बाकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी थी और हमें अपॉइंटमेंट मिली हुई थी इंटरव्यू के लिए। जिस दिन इंटरव्यू था उससे 1 रात पहले मैंने एक बिफोर दैट इवनिंग रादर मैंने अपने अंकल को बोला कि सिर्फ आपकी आईटीआर आनी रह गई है, बाकी सब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, प्लीज़ आप वो भिजवा दो, ताकि मैं वो उसको लगा के फाइल कंप्लीट कर लूँ और कल मॉर्निंग में हमारी इंटरव्यू है। तो उन्होंने अकाउंटेंट के हाथ अपनी आईटीआर भेज दी। समहाउ मैंने 1 डेढ़ घंटे के बाद आईटीआर यूँ ही खोल के देखी तो देखती हूँ कि उसमें एक ज़ीरो ही कम है, जो करोड़ में होनी चाहिए थी वो लाखों में लिखी हुई है। अब बहुत परेशान कि 15-20 दिन से ये डॉक्यूमेंटेशन कर रही हूँ और अब ये डॉक्यूमेंट भी पूरा नहीं है, पता नहीं कैसे क्या करूँ? रात को अंकल आए तो मैंने उनको बोला, अंकल के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि बहुत ही कैजुअल और केयरफ्री काइंड ऑफ इंसान है और अपनी हेल्थ को लेके तो और भी केयरलेस है। तो जब वो रात को आए तो मैंने उनको बोला कि आपने अपनी आईटीआर चेक की है मुझे देने से पहले? उसमें एक ज़ीरो कम है मेरे हिसाब से। तो उन्होंने कहा अब जो है यही है, अब मैं कोई डॉक्यूमेंट नहीं मँगाने वाला हूँ। क्योंकि उनका तो वैसे भी मन नहीं था, वो बिज़नेस करते हैं और उनको 4-5 दिन से ज़्यादा कहीं बाहर ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो उन्होंने कहा अब यही डॉक्यूमेंट है, इसको लगाओ और कोई बात नहीं है, मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। और मैं अपने डाइनिंग एरिया में बैठी हुई थी, अंकल सामने बैठे थे, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। और पता नहीं मैं कितनी परेशान हो रही थी उस चीज़ से, तो मैंने अंकल को बहुत गुस्से में बोला कि अगर इस आईटीआर पे आपको यूएस वीज़ा मिल जाए ना, तो गुरुजी का ही शुकराना करना, इन्हीं के बस की है दिलवाना, वैसे ना होगा। तो ये कह के और मैंने बहुत ही गुस्से से बोला और बात खत्म कर दी। अगले दिन बहुत ही खराब मूड से मैंने वो फाइल पूरी करी, अनमने से, और गुरुजी का जाप करते हुए घर से निकली कि गुरुजी आप ही देख लेना, पता नहीं क्या होगा, आपके सहारे। मुझे ये नहीं था कि मुझे यूएस का वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे अब परेशानी ये थी कि जो 15 दिन मैंने टाइम लगाया है डॉक्यूमेंटेशन में वो भी वेस्ट है। तो हम वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद जैसे ही लाइन में खड़े हुए तो सामने काउंटर पे उनका क्वेश्चन सुनाई दिया
कि व्हाट इज योर टर्नओवर, और उनसे वो इंटरव्यू ले रही थी काउंसलर, और उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। एक दूसरे काउंटर से आवाज आई, उनके पास इनवाइट लेटर था, सब कुछ था, उनका वीजा रिजेक्ट हो गया। अब दिल की धड़कन और तेज, गुरुजी देख लो, पता नहीं, यहाँ तो रिजेक्शन ही रिजेक्शन सुनाई दे रहा है, पता नहीं क्या हो। हम आगे बढ़े, हमारा नंबर आया, काउंसलर के साथ पहले कॉन्वर्सेशन मैंने इनिशिएट की। मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, उन्होंने मुझसे जो 8-10 सवाल करने थे मेरे से ही पूछ लिए, और मुझे दिल में लगा कि गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है, अंकल से कोई सवाल नहीं पूछेंगी और मेरा काम हो जाएगा। वो मुझसे क्वेश्चंस पूछती गई और मैं उनको जवाब देती गई। जैसे ही मेरे से उनका कॉन्वर्सेशन खत्म हुआ, उन्होंने अंकल से पूछा, अंकल व्हाट डू यू डू। उन्होंने बता दिया वो क्या करते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, व्हाट इज योर टर्नओवर सर। टर्नओवर पे अब ऑब्वियसली वो वही बताएंगे जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया है। तो मैं वहां पे वो फील कर पा रही थी कि जो वो बोल रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा था कि वो सुन भी नहीं रही है। उन्होंने अपनी टर्नओवर बताई, उन्होंने तीसरा क्वेश्चन कोई पूछा ही नहीं और पासपोर्ट अंदर ले लिए, जिसका मतलब था कि वीजा लग गया। और मुझे इतनी खुशी, मैं जय गुरु जी करते मैं बाहर निकली और मैंने अपने अंकल को कहा, अगर ये वीजा लगा है ना, आप मानो या ना मानो, ये गुरु जी की कृपा है, ये और कोई नहीं कर सकता था। हम वहां से आ गए। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम एरिया था वो ये था कि मेरे अंकल जाने को तैयार नहीं, क्योंकि 5 दिन से ऊपर वो अपना बिजनेस छोड़ के जाना नहीं चाहते कहीं पे। हम दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ। मैंने बोला यूएस का ट्रिप है, 21 दिन से कम तो बनता नहीं है। उन्होंने कहा 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा तुम बहुत पुश करोगी तो 10 दिन, उससे ज्यादा एक दिन भी नहीं। और इस कॉन्वर्सेशन में एक हफ्ता निकल गया और हम अपनी टिकट्स नहीं बुक करा पाए। इसी बीच में, क्योंकि ये पूरा ट्रिप मैं ऑर्गेनाइज कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन से लेके सब कुछ, तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, तो अंकल की जबरदस्ती करके हमने टिकट्स बुक करी और 21 दिन का ट्रिप बुक हुआ। और इसी दौरान मैं डॉक्यूमेंटेशन कर रही थी, तो पता नहीं, एक मेरे फैमिली फ्रेंड है जिन्होंने मेरे को बोला कि इंश्योरेंस भी लेनी चाहिए, आप इतनी दूर जा रहे हो, आप बच्चे हैं साथ में, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल इशू हो सकता है, तो कम से कम कुछ इंश्योरेंस करा लो। मेरा यूएस पहला ट्रिप था और मैंने अपनी फ्रेंड से भी कुछ कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, कुछ थोड़ी बहुत इंश्योरेंस करवा लीजिए। पता नहीं गुरुजी क्या करवा रहे थे मुझसे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मतलब हाथ थाम के, ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये बाद में मेरे को कैसे हेल्प किया इन बातों ने, वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। अब एक फैमिली फ्रेंड ने कहा कि आप कम से कम 2.5 लाख पर पर्सन की इंश्योरेंस करा के जाए। आई वाज लाइक, इतना नहीं होता है, और एजेंट बोल रहा है मिनिमम 50,000 तो करानी होती है। नहीं समझ में आया। ब्रदर इन लॉ हैं जो अक्सर ट्रैवल करते हैं, तो उनसे सजेशन लिया। तो मैंने उनको बोला कि एजेंट बोल रहा है मिनिमम 50,000 है, और एक फैमिली फ्रेंड बोल रहा है 2,50,000 की पर हेड, तो आप मुझे सजेस्ट कर दो। तो वो बहुत जोर से हंस के कहता है, 2.5 लाख रुपए, वहां पे बाईपास सर्जरी करवानी है क्या किसी की। और वो मजाक में बात भूल गए, और मैंने कहा अच्छा चलो आप बताओ आप कितने की कराते हो इंश्योरेंस। तो उन्होंने कहा जहां वीजा रिक्वायरमेंट होती है मैं कराता हूँ, जहां नहीं होती मैं नहीं करवाता हूँ। यहाँ नहीं भी है, बच्चे हैं, तो आप 50,000 की मिनिमम करवा। एजेंट से बात करी तो मैंने उनको बोला आप 50,000 पर हेड इंश्योरेंस कर दीजिए। तो पता नहीं उन्होंने क्या सजेस्ट किया, और कहा कि 250-300 रुपए का प्रीमियम का डिफरेंस है, आप 1 लाख की करा लो, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्रीमियम में। तो मैं इतनी इन कॉन्वर्सेशन से परेशान हो गई थी कि इंश्योरेंस इंश्योरेंस, ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, तो मैंने बोला ठीक है आप 1 लाख पर पर्सन की कर दीजिए और खत्म करिए इसको। तो वो हमारी 1 लाख पर पर्सन की इंश्योरेंस हो गई। जय गुरु। अब हम जिस दिन हमने यहाँ से टेक ऑफ करना था, जैसे ही अंकल
और हमने बोर्ड की फ्लाइट। अंकल को विदिन 2 आवर्स इतनी जबरदस्त पेन उठी। उनको नहीं पता था वो स्टोन की पेन है, उनको नहीं पता था वो किस तरह की पेन है, बट वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। अब फ्लाइट में आपको मेडिकल हेल्प भी क्या मिलेगी? जो मेडिसिन हमारे पास एसओएस होती हैं वो दे दी, पेन किलर्स दे दिए। जो भी फ्लाइट पे इनके पास मेडिसिन थी वो भी उन्होंने दे दी, बट वो सिर्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन थी, एसओएस मेडिसिन। कोई असर नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 14.5 घंटे की फ्लाइट थी, न्यूयॉर्क उतरनी थी, और कोई ऑप्शन नहीं थी, बीच में कोई हॉल्ट नहीं। पेन इतनी बढ़ती गई कि उनको डॉक्टर के लिए अनाउंसमेंट करना पड़ा। अनाउंसमेंट किया तो एक अमेरिकन लेडी डॉक्टर आई, बहुत ओल्ड एज की थी। उन्होंने कोशिश करी, बट स्टेथोस्कोप से वो बहुत ज्यादा क्लियरली समझ नहीं पा रहे हैं, और वैसे भी वहां बिना प्रिस्क्रिप्शन लिखे कोई मेडिसिन नहीं देता है। शी क्लियरली सेड कि मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लुक्स लाइक अ स्टोन पेन, बट मुझे नहीं पता क्या है। तो उस सारी डायग्नोस को लेके पायलट ने नीचे ग्राउंड पे बात करी, और उन्होंने सजेस्ट किया कि प्लेन में एक टैबलेट है, 12 घंटे में एक बार दे सकते हैं, आप वो टैबलेट दे के देख लीजिए, ठीक हो जाए, नहीं है तो कोई और सोल्यूशन नहीं है। जब यहाँ पे फ्लाइट लैंड होगी तो हम मेडिकल हेल्प देंगे। वो मेडिसिन भी कोई असर नहीं, उस मेडिसिन ने कोई असर नहीं किया। वो 12.5 घंटे टोटली तड़पते हुए, पेन सहते हुए वहां पे पहुंचे। न्यूयॉर्क पे फ्लाइट उतरी, फ्लाइट उतरते उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी कि देयर इज अ पेशेंट ऑन द फ्लाइट, फैमिली एंड पेशेंट शुड कम आउट फर्स्ट। हम बाहर आए, उन्होंने उनको व्हील चेयर पे बैठने को कहा। मेरे अंकल ने कहा व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। उन्होंने कहा इट्स अ बिग एयरपोर्ट, आप नहीं चल पाएंगे, आप पेन में हैं, आप बैठिए, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही मैं तो बहुत डर गई, और छोटे छोटे बच्चे साथ, और साथ में अंकल की तबीयत खराब, नई जगह कैसे मैनेज होगा। और ये भी मुझे नहीं पता था कि रूल ये था कि अगर आपकी फ्लाइट में कुछ प्रॉब्लम हुई है तो एयरलाइन बेयर्स द बिल। और उनको ये लग रहा था कि फ्लाइट, वी हैव टू बेयर द बिल, तब भी ये मना क्यों कर रहे हैं, बार बार मेडिकल हेल्प क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं जहां जा रही हूँ मैं वहीं जाऊंगी, डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगी, वहां मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो सपोर्ट करेंगे, और मैं वहीं पे इनको हॉस्पिटल या डॉक्टर को दिखाऊंगी, मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। मैंने अपने अंकल से पूछा क्या आप 2-3 घंटे और इसको टॉलरेट कर पाओगे, क्या आप पेशेंस रख पाओगे। तो वो भी बहुत कीन नहीं थे, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा था कि मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उन्होंने इस बात को अपील किया कि वी विल टेक द कनेक्टिंग फ्लाइट, हम आगे जाएंगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया, और हमारे साथ 2 ऑफिसर हमें वीआईपी एरिया से इमिग्रेशन करवा दिया। जब तक इमिग्रेशन, हमारे 10 मिनट में इमिग्रेशन हो गया, जबकि 3-4 घंटे लग जाते हैं इमिग्रेशन के लिए। जब इमिग्रेशन हो रहा था तो वो 2 ऑफिसर्स लगातार इमिग्रेशन ऑफिसर को कह रहे थे दे आर डिनाइंग मेडिकल हेल्प, ये मेडिकल हेल्प नहीं लेना चाह रहे हैं। उनको लग रहा, वो डाउट कर रहे थे कि क्या प्रॉब्लम है, इतनी पेन में भी वो मेडिकल हेल्प क्यों नहीं ले रहे। बट एनीवेज हमारा इमिग्रेशन वहां हुआ, और हम अपने डेस्टिनेशन में अगले 3 घंटे में पहुंचते ही वहां पे जो मेरी फ्रेंड है वो आई हुई थी, बेटा आया हुआ था। जैसे ही कार में बैठी मैंने उनको सिचुएशन बताई कि अंकल को जाते ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ही इज इन पेन। हम घर पहुंचे और वहीं से सीधा हॉस्पिटल लैंड किया। हम हॉस्पिटल गए, और जैसे ही, इट वॉज नॉट ईजी, बिकॉज वहां पे वो लोग सबसे पहले तो बहुत सारे टेस्ट करते हैं, बहुत कुछ होता है, उसके बाद वो कोई जवाब देते हैं या कोई डायग्नोस बताते हैं। तो सारे टेस्ट हुए, उन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अंकल का पासपोर्ट मांगा, और सीधा सिर्फ अगला क्वेश्चन ये था क्या आपके पास कोई इंश्योरेंस कवर है। मैंने वहां पे गुरु जी का शुक्राना किया कि मेरे बुद्धि में क्या डाला था कि मैंने इंश्योरेंस ले ली, और ये तो बिल्कुल ही अनफोर्सीन प्रॉब्लम है जो हो गई, और थैंकफुली इंश्योरेंस। तब तक मेरी फ्रेंड ने समझा दिया था कि इंश्योरेंस से तुम सेव हो गई हो, अदरवाइज इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव अफेयर, यहाँ पे बहुत खर्चा हो जाता है मेडिकल का। तो उन्होंने हमसे इंश्योरेंस का फोटो कॉपी लिया, पासपोर्ट लिया, और उनको टेस्ट के लिए दिए गए। बैक टू बैक 2-3 घंटे टेस्ट होते रहे, इतनी लंबी जर्नी से हम आए थे।
और मैं और मेरी फ्रेंड वहाँ पे वेट करते हैं। बाय द टाइम उनके सारे टेस्ट खत्म हुए, कुछ प्रॉपर डायग्नोज नहीं हो पाया क्योंकि वो 12 से 13 घंटे पेन में थे, तो उनको काफ़ी स्वेलिंग आ चुकी थी उनके गॉल ब्लैडर एरिया में और काफ़ी हद तक उनको पूरी बॉडी, उनकी कुछ-कुछ एरिया स्वेल्ट नज़र आ रहे थे ऑर्गन्स। तो वो कुछ क्लियरली डायग्नोज नहीं कर पाए। एक डॉक्टर आए और उन्होंने कहा जी इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। लगता है कि गॉल ब्लैडर में कुछ इन्फेक्शन है। स्टोन तो नहीं नज़र आ रहा बट क्योंकि स्वेलिंग इतनी है हम क्लियरली तो नहीं कह सकते, बट सर्जरी तो होगी। जय गुरु जी। तो ये सुन के एक बार जैसे एक मज़ाक लगता है ना, सामने से कोई ऐसे कहे, आप वेकेशन पे आए हैं कहीं पे, हॉस्पिटल में लैंड करे हैं, सिचुएशन ये है, समझ कुछ आ नहीं रहा। तो मेरे अंकल ही हँस पड़े, कहते लो सर्जरी कराने आए हैं आप, वेकेशन पे आए हैं। उनको जैसे हम लोगों ने कहा वी आर हियर फॉर वेकेशन, हम ट्रीटमेंट के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे किसी। और जैसे कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट कोई भी करता है, तो मैंने उनको डॉक्टर को बोला कि आप सर्जरी की बात कर रहे हैं, इफ आई डोंट हैव एनी मनी आप सर्जरी कैसे करेंगे? मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, आप यहाँ के पुअरेस्ट पर्सन हैं या कहीं के रिचेस्ट पर्सन हैं, हमारे हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द फर्स्ट पॉइंट इज ट्रीटमेंट, हमें ट्रीटमेंट देना। एंड आई वॉज क्वाइट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं चुप, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। हमने उनको, क्योंकि हमें वो सब बहुत मजाक सा लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई ऐसी पेन, इंडिया में कोई ऐसी पेन हो, ज्यादा से ज्यादा हम डॉक्टर को दिखाएंगे, केमिस्ट से कोई एक मेडिसिन ले लेंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर भी शायद एक पेन किलर का इंजेक्शन देगा, थिंग्स आर फाइन, कोई दवाई देगा और 2 दिन के बाद आने को बोलेगा, कोई ऐसे जाते ही सर्जरी करने के लिए बेड पे नहीं लेटा। तो ऐसे ही मेरी फ्रेंड ने उनको कहा कि ये वेकेशन पे आए हैं और सर्जरी तो बहुत बड़ी चीज है, आप देखो कोई मेडिसिन दे दो, और थोड़ा सा मेडिकल बैकग्राउंड है मेरी फ्रेंड का। तो उन्होंने कहा मेडिसिन दीजिए, देख लीजिए, अगर ठीक नहीं होता तो प्रोबेबली आप कुछ सजेस्ट कर दीजिएगा, सिंस आप बता रहे हैं कि ऑलरेडी स्वेलिंग है और आप ठीक से नहीं बता पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। तो अभी हमें जाने दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, इवनिंग हो गई है, बहुत दूर से आए हैं। तो हमारे इतना रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने एक सेकंड ओपिनियन लिया रेडियोलॉजिस्ट का। सेकंड ओपिनियन में उन्होंने कहा कि नहीं आप घर जा सकते हैं, हम आपको मेडिसिन दे देते हैं, इंजेक्शन दे देते हैं, आप घर जाइए, और कल तक आपको लगे कि पेन रह रही है, पेन में अभी भी कुछ प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तो आप वापस आ जाइएगा, वी विल एडमिट यू और हम आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। सो हम सुबह 12 बजे वहां के टाइम के हिसाब से पहुंचे थे, शाम को 6 बजे, 5:30 6 बजे के करीब उन्होंने हमें डिस्चार्ज बना के दिया और डिस्चार्ज कर दिया, सब इंश्योरेंस में डाला और हम बाहर आ गए। अभी हम घर पहुंचे ही होंगे तो अंकल बेड पे लेटे थे और मैंने सूटकेस खोला ही था, तो अचानक से बेड बहुत बहुत जोर से हिलने लगा, इतना जोर से हिलने लगा कि मुझे लगा कि जैसे कोई भूकंप आ रहा है। पीछे देखा तो वो शिवर कर रहे हैं, दांत कट 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 आवाज आ रहा है, बहुत डर गई। बोला गुरुजी कहाँ, इतनी दूर आए हैं, ये करने आए हैं, क्या हो गया है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, कैसे इनको इतनी प्रॉब्लम हो गई है, जो छोटी मोटी बुखार हो, कोई कोल्ड हो, कफ हो, समझ में आता है, ये तो बिल्कुल ही क्या हो गया। आंटी को बुलाया, अपनी फ्रेंड को बुलाया, बोला कि प्लीज 911 बुलाओ, मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही, इनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। आधे घंटे के अंदर वापस हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल। अब वो जैसे ही आप वापस आते हैं, चाहे आपके टेस्ट सुबह हुए थे, दोपहर को हुए थे, वो सारे टेस्ट दोबारा रिपीट करते हैं, सब रिपीट हुआ, डायग्नोस तो कुछ हुआ ही नहीं था ज्यादा, उन्होंने एडमिट कर दिया। और उस वक्त तक मेरी हालत ऐसी कि मैं बैठे बैठे भी मुझे नींद आ रही है, काफी घंटे हो चुके थे जागते हुए। फ्रेंड के बेटे ने कहा आप आंटी घर जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, बच्चा मेडिकल पढ़ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट करके उसको वहां छोड़ा और मैं अपनी फ्रेंड के साथ घर आ। लगभग सुबह के 4-5 बजे हॉस्पिटल से कॉल आया और बेटे ने कहा कि वो लोग सर्जरी रिकमेंड कर रहे हैं, आप लोग जल्दी से आ जाइए, 5 o'clock तक आप यहाँ पहुंच जाइए।
मैं और मेरी फ्रेंड वापस पहुंचे। मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट टाइम था। अंदर ही अंदर मैं दिमाग में कह रही हूँ कि मैंने ही जबरदस्ती की थी इनको आने के लिए, अंकल तो आना भी नहीं चाहते थे, मैं क्यों ले आई इनको यहाँ पे। अब वहां पर उनका जो सर्जरी कर रही थी वो एक लेडी डॉक्टर थी। वो डॉक्टर पिछले दिन नहीं थी। उन्होंने मुझसे बात करी और मैंने उनसे कहा कि आप किस चीज की सर्जरी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा हम खुद ही श्योर नहीं है क्योंकि स्वेलिंग है बट इन्फेक्शन है। ये जो दांत कटकटा रहे हैं अंदर ब्लड में इन्फेक्शन जा रहा है किसी तरीके का। हम चेक करेंगे कैमरा डाल के कि क्या प्रॉब्लम है। अगर तो गॉल ब्लेडर इन्फेक्टेड हुआ हम गॉल ब्लेडर रिमूव कर दें। चलिए, उन्होंने क्लियरली बताया, हमने एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा मैं कैमरा डालूंगी, अगर सर्जरी हुई तो मैं आपको अंदर से कॉल करूंगी, आप कंसेंट देंगे तो वी विल गो अहेड विद द सर्जरी। तब तक पेशेंस रखे बैठी थी, गुरुजी का नाम ले रही थी, गुरुजी देख लो इतनी दूर आ गए हैं और ये हो क्या रहा है। सोच कर भी घबरा रही थी कि कोई वेकेशन के लिए आया और ऐसे सीधा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में छोटी मोटी बात भी नहीं, सर्जरी, सपने जैसा लग रहा था। जय गुरु जी। अब उनकी डॉक्टर की कॉल आई और फाइनली उन्होंने सर्जरी लेने के लिए डिसीजन लिया। हमने डिसीजन को स्टैंड बाय किया बिकॉज और कोई ऑप्शन थी ही नहीं। तब तक तो ये लग रहा था कि ठीक है, गुरुजी ने ठीक जगह पहुंचा दिया। वाकई अंकल जिस तरह कैजुअल हैं, अगर इंडिया में होते तो शायद एक पेन किलर का इंजेक्शन लगवाते और घर आ जाते, और ये इन्फेक्शन अंदर ही अंदर शायद बढ़ जाता और पता नहीं क्या हो जाता। ये सोचकर शुक्राना करने लगी गुरुजी का, चलो एटलीस्ट ही इज इन गुड हैंड्स, कम से कम उनका सर्जरी हो रही है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। वॉल रेडर रिमूवल है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं। तो मंत्र जाप करती रही, वेटिंग एरिया में बैठी रही, 45 मिनट तक सर्जरी चली। बाहर आए। अनफॉर्चुनेटली सर्जरी के बाद उनका ब्लड प्रेशर इतना लो चला गया कि डॉक्टर्स को एक प्रोसीजर करना पड़ा। अभी तक सब कुछ ठीक था, मैं भी कहीं ना कहीं पेशेंटली देख रही थी, गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने, एक डॉक्टर्स की बड़ी टीम आके मेरे सामने खड़ी हो गई और उन्होंने प्रोसीजर एक्सप्लेन करना शुरू किया। बिकॉज वहां पे बहुत समझा समझा कर आपको पूरी बात समझाते हैं, जब तक आप उस चीज को समझ कर अग्री नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते। तो उन्होंने बताया कि हम, उनका ब्लड प्रेशर बहुत लो है और मशीन्स के थ्रू जो हम देख पा रहे हैं वो कई बार करेक्ट ब्लड प्रेशर भी नहीं होता। तो हमें एक नर्व में एक थ्रेड की तरह चीज अंदर तक जाएगी जो एक्चुअल ब्लड प्रेशर बता पाएगी। वी आर ट्राइंग कि ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाए, नॉर्मल हो जाए, टूवर्ड्स नॉर्मल जाए। बट ये प्रोसीजर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है बिकॉज एट टाइम्स जो पेशेंट है वो कोमा में जा सकता है। अब इसके बाद तो मेरी अंदर से बहुत बहुत घबराहट शुरू, और मैं गुरु जी को कहूँ, गुरु जी कहाँ से मैंने आपसे ये चीज मांगी या नहीं मांगी मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ आके मैं कहाँ फंस गई। तब तक भी शांत थी, तो उतने में मेरी फ्रेंड ने जोर जोर से, उनकी मदर का कॉल आया और रोना शुरू कर दिया कि पता नहीं इनको यहाँ आके क्या हो गया। वो रोई तो मैं भी रोई, बहुत रोई। अंदर से दिल में इतनी घबराहट की, इतनी दूर आके, गुरुजी ना करे अगर अंकल को कुछ हो गया तो मैं तो सारी जिंदगी किसी को कोई जवाब ही नहीं दे पाऊंगी। उनके पेरेंट्स को क्या कहूंगी, अपने पेरेंट्स को क्या कहूंगी। और ये सोच के सिर्फ गुरुजी का नाम लेते हुए चुपचाप से वेटिंग एरिया में घंटों तक बैठे थे। क्रिटिकल हालत थी। वो 4 घंटे शायद बहुत बहुत क्रिटिकल थे, इतने क्रिटिकल कि बहुत ही घबराहट में मंत्र जाप कर करके वेटिंग एरिया में वेट कर करके फाइनली उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आता है, वो बेटर हो गए। अब इसी बात पे शुक्राना कर दिया गुरु जी का कि चलो एटलीस्ट आउट ऑफ डेंजर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल में कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्जरी हुई है, जान तो बच गई। शुक्राना किया। 9 दिन तक
हॉस्पिटल में ही रहे 9 दिन तक। जो हमारे ट्रैवल प्लान आगे के ऑलरेडी बुकिंग हुए हुए थे वो सब कैंसिल किए, और 9 दिन की छुट्टी लेने के बाद हम उनके घर वापस आ गए, फ्रेंड के घर। अब एक आध दिन, और वहां पे सर्जरी के बाद मोस्टली वो बेड रेस्ट नहीं बताते हैं, वो कहते हैं आप वॉक कीजिए एज नॉर्मल पीपल। जब आपको लगे आप थक गए हैं या एग्जर्शन हो रही है, आप बैठ जाइए, रेस्ट कीजिए। अदरवाइज वॉक अलॉट, आप अपना नॉर्मल शेड्यूल काम करें। 9 दिन के बाद आप काम कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। तो जब हम घर आ गए तो मुझे लगा कि अब 9 दिन से बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखा था, वो उनके घर में रह रहे थे, और मुझे लगा ऑल द वे हम इतनी दूर आए हैं तो बच्चों को कहीं पे भी ना लेके जाना फेयर नहीं होगा। तो मैंने अंकल को बोला कि जो बच्चों का प्लान ट्रिप है, एटलीस्ट डिज्नीलैंड तक उनको लेके जाते हैं, आप होटल में रेस्ट कीजिएगा, मैं बच्चों को ले जाऊंगी। एटलीस्ट उनको रिग्रेट ना हो कि हम इतनी दूर आए और हमने हम कहीं गए नहीं। तो अंकल ने कहा ठीक है। हमने डिज्नीलैंड के पास ही एक होटल ले लिया, हम वहां पहुंचे, अंकल को रेस्ट करने को कहा, और हम नेक्स्ट डे मैं और बच्चे जाने लगे। तो पता नहीं अंकल को कहाँ से इतनी हिम्मत आई, बोले मैं साथ चलूंगा। तो मैंने कहा आप इतना एग्जर्ट नहीं कर पाएंगे, आप थोड़ा बहुत चलेंगे, नहीं चल पाएंगे, क्या करेंगे, फिर वापस आना पड़ेगा। तो बोले जब थक जाऊंगा मैं वापस आ जाऊंगा, बहुत दूर तो है नहीं। चलिए वहां पहुंचे तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, वहां पे एक स्कूटर की तरह जो मोटर वाली व्हील चेयर मिलती है, कम $70 की फॉर द डे, वो सामने मुझे एकदम बोर्ड नजर। मैंने अंकल को बोला अंकल आपको चलने की भी जरूरत नहीं है, गुरुजी ने इंतजाम कर दिया। गुरुजी ने मेरे बच्चों का और मेरा ख्याल रखा। उनको लगा कि नहीं, उनको कहीं ना कहीं बच्चे इस बात को रिग्रेट ना करें कि ये सब हो गया था। और उन्होंने बहुत अच्छे से डिज्नीलैंड घूमा। हम थक गए होंगे पर उन्होंने बहुत एंजॉय किया। तो जय गुरु जी ने ये मौका दिया और वो कर पाए। वहां पे हमें उनके कुछ और मेडिकल इश्यूज पता चले, बिकॉज वहां पे इतने सारे टेस्ट हुए थे। तो उसमें उनका एक और मेडिकल इशू सामने आया, जिसके लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप दिल्ली जाके, इंडिया जाके उसका ट्रीटमेंट करें, यहाँ उसके ट्रीटमेंट की कोई अर्जेंसी नहीं है। सो यहाँ पे मैं शुक्राना करूंगी गुरु जी का और पॉज करूंगी अपनी जर्नी को, क्योंकि अगर इसके आगे मैं जर्नी कंटिन्यू, ये लगभग 2017 की बात है, और इसके आगे अगर मैं जर्नी कंटिन्यू करूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। बस एक छोटा सा सत्संग इसके आगे शेयर करूंगी कि जो मेरे अंकल हैं, एक वो मेडिकल मेडिकली बहुत कैजुअल है अपनी हेल्थ की तरफ, तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, खाने पीने का परहेज नहीं करते, और बहुत ही कैजुअल एंड केयर फ्री हैं, और टोटली नास्तिक हैं। तो सत्संग ये करूंगी कि जब गुरुजी कहते हैं कि घर परिवार का एक इंसान भी अगर गुरुजी की शरण में आ जाता है, गुरुजी बड़े मंदिर में आ जाता है, तो वो पूरी फैमिली को ब्लेस कर देते हैं। तो उन्होंने, आई थिंक मेरे अंकल को उनकी लाइफ ब्लेस की है। दिस इज हिज सेकेंड लाइफ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दूसरी चीज, यहाँ इंडिया आने के बाद भी आज भी मेडिकल इश्यूज उनके हैं, क्योंकि वहां पे जो मेडिकल इश्यूज पता लगे उनके ट्रीटमेंट्स चलने शुरू हो गए। तो वो बिल्कुल भी गुरु जी को नहीं मानते। तो एक दिन मैंने उनको, कुछ टाइम पहले की बात है, लगभग 6-7 महीने पहले की बात है, मैंने उनको बहुत पुश किया कि एक सर्टन टेस्ट है जो उनको 6 मंथ्स में करवाना होता है, और मैंने उनको बोला कि ये लगभग 1 साल हो गया आपने नहीं कराया, प्लीज ये टेस्ट करवा लो एक बार। सो पता नहीं वो किस मजाक के मूड में थे या क्या उनका दिमाग में था, तो उन्होंने ऐसे ही, और वो मुझे काफी इस तरह से बोल देते हैं, उन्होंने कहा ऐसा है टेस्ट तो नहीं कराऊंगा, तुझे गुरुजी का लॉकेट पहनाना है पहना दे। और बिलीव मी संगत जी, मेरे अंकल ये बात कह ही नहीं सकते कि मुझे लॉकेट पहना दे गुरुजी। और मेरे मुंह से सिर्फ निकला कि जय गुरुजी। मेरे वॉलेट में एक बड़े आश्रम से मुझे बहुत साल पहले एक लॉकेट मिला था, जो मैंने अपने वॉलेट में ही रखा हुआ था। मैंने वो वॉलेट से निकाला और एक धागे में उनको सामने से पहना दिया, और मैंने बोला आपने आज कुछ और मांगा होता तो आपको वो भी मिल जाता। जब से उन्होंने वो लॉकेट पहन लिया, मुझे दिल में इतनी तसल्ली है कि मुझे लगता है कि गुरुजी ने अपने आप उनको संभाल लेना है, उन्होंने उनको अपनी छत्र छाया में ले लिया है।
उनकी अब कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, इट विल बी टेकन केयर। ऑल्सो बताऊंगी कि जो ये ट्रिप था, हम जब पूरा उनके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे थे, तो मेरे अंकल ने पूछा बिल। तो जो मेरी फ्रेंड है, मैंने उनसे पूछा बिल कहाँ पे करना है, बिकॉज हम लिफ्ट से नीचे जा रहे हैं। तो कहती है यहाँ बिल विल पे नहीं करना है, आपकी इंश्योरेंस है, वो पहले इंश्योरेंस में डालेंगे, और उसके बाद अगर कुछ लगेगा कि ज्यादा आपकी इंश्योरेंस अमाउंट से ज्यादा अगर जा रहा है, तब वो आपसे क्लेम करेंगे, और उसमें भी आप अपनी ईएमआई बनवाओ, जो मर्जी करो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप माने या ना माने, उस इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको $100 कोपे अमाउंट देना ही देना है। उन्होंने हमसे वो $100 भी चार्ज नहीं किया। बिल लगभग $1,46,000 का था। इंश्योरेंस $1,00,000 की थी। मुझे नहीं पता, 8 मंथ्स तक वो बिल क्लियर नहीं हुआ, और मैं डरने भी लगी कि बहुत बड़ा अमाउंट है, कैसे पे कर पाएंगे। और 8 महीने के बाद फाइनली उनका मुझे फॉलो अप आया कि आप अपने इंडिया में इंश्योरेंस कंपनी से प्लीज एक बार फॉलो अप कीजिए, तो हमारा ये हो जाएगा। 2 बार फॉलो अप कॉल किया, और बिलीव मी, 1 लाख का इंश्योरेंस कवर, $1,46,000 का बिल, एब्सोल्युटली नलिफाई, क्लियर्ड इन 8 मंथ। ये चमत्कार है, ये ब्लेसिंग है, ये गुरुजी है, ये शुक्राना है गुरुजी को इन सब ब्लेसिंग्स का। जय गुरु, जय गुरुजी अंकल। इसके आगे अगर गुरुजी ने का हुक्म हुआ तो दोबारा जर्नी आगे, इसके आगे शुरू करूंगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरु। जी।